राव सुल्तान सिंह, चला। ये हमारे निकट आ रहे हैं, हमारे समीप आ रहे हैं। हमारे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए महाराज। आपका ख्याल बहुत ही खराब ख्याल है। बैरम खान जी ने आपको यहाँ हमारी सुरक्षा करने हेतु भेजा है, ना कि हमें मरवाने हेतु, समझे आप? हुजूर, सामने खड़ी फौज को जल्द हराने के लिए हमें उदय सिंह को जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए फकत इतना ही करना है हुजूर कि आपको कुछ समय के लिए उदय सिंह को अपनी बातों में उलझाना पड़ेगा। अर्थात पीछे से छुपकर वार? क्यों? इससे क्या आपके जमीर को तकलीफ होगी? जमीर का क्या मतलब होता है? आत्मसम्मान। इसमें तो हमारा सम्मान होगा यदि आप उदय सिंह जी पे वार करेंगे और उनको मार देंगे तो हमारा तो सम्मान होगा, परंतु अवश्य मारिएगा, क्योंकि हम आपके भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके भरोसे हम जीवित रहेंगे, समझे आप? आप बेफिक्र होके जाइए हुजूर, हम हैं ना पीछे। जिब्बा हो गया। जा रहे हैं, परंतु आप जो है ना पीछे, अवश्य पड़े तो है ना आगे आ जाइएगा। क्या हुआ राव सुल्तान सिंह? युद्ध की घोषणा करने का साहस है, किंतु बात करने का साहस नहीं है। अब तो हम अपने शस्त्र भी छोड़ा है। कुंवर जगमाल, समझ क्यों नहीं रहे आप? इतनी असुविधाएं झेल रहे हैं हम, आपको अपनी मासा की असुविधाएं नहीं दिख रही हैं? क्यों अपनी मासा की पीड़ा बढ़ाए जा रहे हैं? कुंवर जगमाल। बहना, आप क्यों छोटी छोटी बातों पे तमक जाती हैं? लाइए, हमें दीजिए कुंवर जगमाल को, हम इसे भोजन खिलाते। कोई आवश्यकता नहीं, जब भूख से तिल मिलाएंगे तब अपने आप खा लेंगे। कुंवर जगमाल, रुकिए। कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, हम इन्हें भोजन खिलवाते हैं। आप भी आइए। आप भी जाइए। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, जीजा, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। जब से यात्रा आरंभ हुई है तब से आप माला फेर रही हैं, थोड़ा आराम दीजिए। अपने तन और मन को 2 घड़ी नींद कर लीजिए। कैसे आएगी सच्चा बिना नहीं आ सकती। जब मन में इतना हाहाकार मचा हो, कैसे आएगी नहीं? ईश्वर जाने कैसे होंगे राणा जी और उनकी सेना। ये आपको राजमहल छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था जीजा। वहां होते तो उनकी स्थिति की जानकारी मिलती रहती हर समय, पर उस वक्त आपको अपनी महारानी का पद का उपयोग करना था, है ना? बहना धीर भाई जी, आप क्यों हर बार कड़वा बोलती हैं? जीजा, आप जो इतने सच्चे मन से भगवान को याद कर रही, तो देखना भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल होगा। कुछ नहीं होगा, ना हमारी सेना को, ना राणा जी को, और ना कुंवर प्रताप को। सब ठीक होगा। यदि हमारे इतने समझाने के पश्चात भी आप अपने निर्णय पर अटल हैं, तो फिर ठीक है। बैरम खान को मारने के लिए हम जाएंगे आपके साथ। किंतु गुरुवर, इस विषय पर और विवाद नहीं।
चक्रपाणी वेणुदास, अरे चक्रपाणी वेणुदास, आइए आइए। बात मत कीजिए हमसे बाबूजीराज। हाँ, उठाइए तलवार हमारे विरुद्ध। आज आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? गुरुवर, गुरुवर कहिए ना इन दोनों से रुकने के लिए। ये क्या कर रहे हैं दोनों? यदि हमारे शिष्य आपस में ही लड़ेंगे तो नैतिकता ये कहती है कि हमें निरपक्ष रहना होगा। बाबूजीराज, आप तो बड़े स्वार्थी निकले। जिस समय आपको मित्र की अधिक आवश्यकता थी, उस समय आप हमें भूल गए। जब आपने मुगलों के खेमे में जाने की बात सोची, आप तो हमें लेके जाना भूल ही गए ना। अर्थात आपने हमें मित्र ही नहीं माना। जब आप हमें मित्र नहीं मानते, इसका अर्थ यही हुआ कि आप हमें शत्रु मानते हो। नहीं, और जब आपने हमें शत्रु मान ही लिया है तो चलाइए हम पे तलवार। चलाइए बाबूजीराज, चलाइए तलवार हमारे पर। चलाइए बाबूजीराज, चलाइए तलवार। रुको। क्षमा कीजिए मित्रों, हमसे भूल हो गई। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारे मित्रों के प्राण संकट में जाए। वैसे ही कितने मित्रों को खो चुके हैं। हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हमने नहीं बताया। क्षमा कीजिए हमें। अब तो बड़े स्वार्थी निकले बाबूजीराज। हाँ, जब मातृभूमि के लिए जान देने का समय आया, तब आप अकेले ही चल पड़े। एक व्यर्थ सा लंबा जीवन हमें नहीं चाहिए बाबूजीराज। सच्चा तो ये होता कि हम मेवाड़ के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। आप जैसे मित्र के लिए प्राण देना हमारे लिए 100 जन्मों से अच्छा है। बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम जैसे मित्र हमारे साथ है। विजय भाव। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे हमें प्राण की गोला गंवाना पड़ जाए, हम अपनी अंतिम तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जय क्लीन जी। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। बस रुको रुको रुकिए रुकिए, आप रुकिए, वहीं पर रुकिए। हमने सुना है कि आप बिना शस्त्र के भी आप किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं, और थोड़ा सा अनुभव तो हमारा हुआ था। ऐसे जो घोड़े पे लटका के हमें लेके गए थे, कीचड़ में डाला था। सुल्तान सिंह, ये समय और ये स्थान मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए नहीं है। मुगलों ने क्या तुमसे तुम्हारी सारी समझ छीन ली है? मुगल अपने स्वार्थ के लिए बूंदी और मेवाड़ को आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मुगल चाहते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ें ताकि वो हम पर शासन कर सके। राव सुल्तान, अब भी समय, इन मुगलों के हाथों ही कठपुतली मत बनो। राणा उदय सिंह, आपने जो ये संवेदनशील बात की है उससे मारो जी बावड़ा, परंतु अब इन बातों का समय बीत चुका है।
हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है राव सुल्तान सिंह। अब भी हम तुम्हारे सारे वहमों से भुलाकर अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। हम ये भी भूल जाएंगे कि हमने आज से पहले तुम जैसा देशद्रोही नहीं देखा। तुमने अपने षड्यंत्रों से हमारे पुत्र की जान लेने की चेष्टा की थी। समस्त राजपुताने की एकता के लिए हम तुम्हारे इस अपराध के लिए भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। बस इन मुगलों की मित्रता छोड़ दो राव सुल्तान सिंह। राणा जी, आपने हमारी ओर जो क्षमा का हाथ बढ़ाया है उससे कई अधिक बड़ा हाथ मुगलों ने हमारी ओर मित्रता का बढ़ाया। वचन दिया है मुगलों ने हमें कि मेवाड़ हमें सौंप दे। राव सुल्तान सिंह! राणा जी! जिब्बा अड़ा हो गया। राव सुल्तान! कायर! आक्रमण! यलगार हो! माथा घूम रहा है। बैठ। रुको। ये हमारी सूचना का पालन करो, हमारी रक्षा करो, पहले रक्षा करो। राणा जी चलिए। रावत जी हमारी तलवार दीजिए। किंतु राणा जी आपका रक्त बहुत बह रहा है। हमने कहा हमारी तलवार हमें दीजिए रावत जी। जी राणा जी। बाबूजीराज, क्या हम थोड़ी देर रुककर पानी पी सकते हैं? मित्र क्षमा कीजिए, किंतु हमारे पास गंवाने के लिए अब समय नहीं है। बैराम खान भीलों के जंगल में प्रवेश करे इससे पहले हमें वहां घुसना है। हम देखते हैं कौन इच्छुक के तीर चला रहा है। बुरा सपना देखा था। सच्चा बेना, जब दो सेनाओं में युद्ध चलता है, जीवन और मृत्यु का कुछ ऐसा खेल चलता है कि जब भी आंखें बंद करो बुरे बुरे सपने, और आंखें खोलो तो और भी बुरे सपने। जीजा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा राणा जी को। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। अब सच कह रहे हैं सच्चा बेना, सच में राणा जी को कुछ नहीं होगा।
हम जानते हैं ये तीर भील ही चला रहे हैं हम पे। यदि आपको युद्ध ही करना है हमसे तो सामने क्यों नहीं आते? आओ सामने। सावधान! अच्छा लगा राणा जी के लिए आपको चिंता करते देख, वरना आपके पास समय कहाँ बचता है कुंवर प्रताप से। आवश्यकता से अधिक राणा जी ने जो आप पर स्नेह बरसाया, उसी से आपके मन में पहली बार राणा जी के लिए थोड़ा बहुत सरोकार जगा है ना जीजा? बहना, इस बार इतने समय बाद राणा जी ने जीजा की ओर ध्यान क्या दे दिया? आप तो उनके विरोधी हो बैठी हैं। और क्षमा कीजिए बहना धीरबाई जी, जहाँ तक बात है कुंवर प्रताप की, तो अपने प्रयासों से भीलों का मन जीत पाएंगे कि नहीं, उसकी प्रतीक्षा और अपेक्षा जितनी आपको है उतनी हमें भी। सही कहा आपने। कुंवर प्रताप के लिए चिंता तो हमें भी है। हमें तो पता ही नहीं था कि भील अपनी देशभक्ति के साथ साथ दिया हुआ वचन भी निभाना भूल चुके हैं। कुंवर प्रताप! गुरुवर, हम अनुचित क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमें इस युद्ध में तटस्थ रहने का वचन दिया था, क्या यही है इनकी तटस्थता? बैरम खान के स्वर्ण ने चुंदिया ही दी ना आपकी आंखें। यदि आपको लगता है कि आप यहाँ हमें सरलता से मार देंगे और वहां राजपूत मुगलों के आगे अपने घुटने टेक देंगे, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे देह में रक्त की एक बूंद भी रहेगी, सौगंध है हमें इस मातृभूमि की, हम उन विदेशी मुगलों के अपवित्र पग हमारी पवित्र मातृभूमि पर रखने नहीं देंगे। फिर चाहे हमें इसके लिए किसी से क्यों न लड़ना। राणा जी, राव सुरतन के इन सैनिकों को हम संभालते हैं, तब तक आप अपने घाव का उपचार करवा लीजिए। आपका रक्त बहुत बह गया राणा जी। रावत जी, ये तो एकमात्र घाव है। हमारे दादीराज सांगा तो 80 घाव लेकर भी रणभूमि को नहीं छोड़ा करते थे। किंतु राणा जी, नहीं रावत जी, जब तक अपनी तलवार से उस राव सुरतन के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते, तब तक इस घाव से यूं ही रक्त बहने दीजिए। राव सुल्तान, अगर आज हमारी तलवार के वार से बच सकता है तो बच। आ रहा हूं मैं। मारो मारो, उदय सिंह को मारो। मरना नहीं है, मारना है, मारना है। कुंवर प्रताप! अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए, भावुकता दिखाइए, किंतु उचित समय पर। बहुत जोश है कुंवर, इस आग को और जोश को कम मत होने देना, हमेशा जीवित रखना। हमारे पास व्यर्थ बातें करने के लिए समय नहीं है। यदि आपको युद्ध ही करना है ना हमसे, आइए
युद्ध कीजिए हमसे। गुरुवर, हम इन पर आक्रमण कर तुरंत बचते हुए यहाँ से अपना अभियान पूरा करने के लिए चलेंगे। चलिए गुरुवर, आइए। क्या हुआ गुरुवर? गुरुवर, गुरुवर आप ये गुरुवर आप ये लीजिए, आ गए हम आपके सामने। प्रणाम आचार्य। गुरुवर, गुरुवर ये सब क्या है? और प्रताप, आपके चरणों में तीर छोड़कर इन्होंने आप पर आक्रमण नहीं, आपका सम्मान किया। एक अच्छा धनुर्धर इसी प्रकार अपना बाण छोड़कर अपने सामने वाले पर सम्मान पूर्वक प्रणाम अर्पित करता है ना राणा पिताजी? बैरम खान का साथ देना या तटस्थ रहने वाली बात, आप इन दोनों बातों को भूल जाइए। हमने तो उसी समय निर्णय कर लिया था जब आप हमारे जंगल में आए थे कि हम आप ही का साथ देंगे। इसलिए नहीं कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, बल्कि इसलिए कि आपने हमारे प्रति समानता और अपनत्व दिखाया था। हम भीलों को बाहर वालों से न तो कभी प्रेम मिला और ना ही भाईचारा, और आपने हमारे भीलों के साथ बैठकर रोटी खाई। ये निर्णय तो उसी समय हो गया था। और प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई थी। खाओ कुंवर प्रताप। रही बैरम खान के स्वर्ण की बात, तो हम भीलों के लिए स्वर्ण किस काम का? तो फिर आपने ये बात बैरम खान के सामने क्यों नहीं कही? क्योंकि हम छापामार लड़ाई में विश्वास रखते हैं। घोषणा करके लड़ाई करना हमारी परंपरा नहीं है। हम भील किसी के सामने अपने मन की बात इतनी सरलता से नहीं रखते। मन की बात मन में ही रखते हैं, और जो करना होता है वो हमारे मन में ही रहता है। यही तो अंतर है मैदान की और जंगल की लड़ाई में। यदि यही निर्णय हम बैरम खान के सामने सुना देते तो बैरम खान दिल्ली से और फौज मंगवा लेता, हमारे जंगलों को चारों ओर से घेर कर हमें समाप्त कर देता। शत्रु को सचेत ही क्यों किया जाए? कैसे विश्वास कर लें हम आपका? कैसे विश्वास कर लें कि आप बैरम खान नहीं अपितु हमारे साथ हैं? कैसे विश्वास कर लें? ये सब एक चाल नहीं है। कुंवर प्रताप, या कुछ क्षणों के लिए बप्पा रावल की वो पूजनीय तलवार हमें दे सकते हैं?
बप्पा रावल की इस पूजनी तलवार की सौगंध खाते हैं, मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आज से हर भील हमारा भाई हुआ राणा खेता जी। अब जब तक हम इन विदेशी मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर ना रख दे, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनसे लड़ते रहेंगे। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, 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 रानी जाया भीली जाया भाई भाई। जय मेवाड़, 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 जय मेवाड़। ये क्या हो गया? कहाँ तो वो बैराम खान हमें सोने से लाद रहा था, और कहाँ ये लड़का हमें कुर्बानी पे तुला है। मुगल फौज अब चित्तौड़ के लिए कूच करेगी। ये जंग हमारे लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है, क्योंकि भीलों ने हमसे वादा किया है कि हम इस जंगल से निकल सकते हैं, और इसी जंगल के रास्ते हम कुछ ही दिनों में चित्तौड़ पहुंच जाएंगे, और चित्तौड़ को फतेह करने के बाद बहुत जल्द सारा राजपूताना मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाएगा। यलगार हो, यलगार हो। अली खान, हर लम्हा होशियार रहो, जंग में कुछ भी हो सकता है। मोरे प्रताप, ये हमारा जंगल है। माना कि बैरम खान की सेना के सामने हमारी संख्या बहुत कम है, वो 100 हैं तो हम 10, परंतु छापामार विधि से संभवतः हम उनकी सेना पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विशाल मुगल सेना को भी हरा सकते हैं। कुंवर प्रताप, हमने सुना है आप भी छिपकर वार करने को अच्छा नहीं समझते। हाँ राणा खेता जी, ये सच है, किंतु बैराम खान जैसी चालाक लोमड़ी को पराजित करने के लिए हम आपकी छापामार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि युद्ध छापामार होगा। यह हमारा जंगल है, और हमसे ज्यादा इस जंगल को कोई नहीं जानता। बैरम खान 40 सहस्त्र सैनिक लेकर जंगल में आ रहा है। वो जंगल में घुसेगा अवश्य, लेकिन उनमें से जीवित वापस कोई नहीं जाएगा। कैसे? हम उनके सामने कभी नहीं आएंगे, फिर चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर आक्रमण करती है, तो ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर भारी पड़ती है। जब हम उन पर आक्रमण करेंगे तो उनकी सेना में भगदड़ मच जाएगी। तब हमारी छोटी छोटी टुकड़ियां छिपकर
उन पर विष बुझे तीरों से आक्रमण करेंगी और उनके एक एक सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे। किंतु इतनी बड़ी सेना पर हम आक्रमण कैसे करेंगे राणा खेता जी? उनको बांटकर। ये देखिए, हमारे जंगल में चारों ओर छोटी छोटी पगडंडियां हैं और संकरे मार्ग हैं। जब बैरम खान की सेना इन मार्गों से निकलेगी तब हमारे छिपे हुए भील उन पर तीरों की बौछार कर देंगे। किंतु राणा खेता जी, मुगलों ने वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया भागने के लिए तो? नहीं कुंवर प्रताप, जो इस जंगल के बारे में नहीं जानता उसके लिए यह जंगल मात्र एक भूल भुलैया है। बाहर वाला यहां आकर खो जाता है। वो जितना इस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारे जाल में फंसते चले जाएंगे। बस एक ही विकल्प होगा, उन्हें मरना होगा। बैराम खान को समय रहते हमारी योजना का पता ना चला तो उसकी विशाल सेना निश्चित रूप से मारी जाएगी। यहाँ पता ना पड़ेगा उसे। यूसुफ जी, यूसुफ जी, यूसुफ जी! अरे बैरम खान जी ने तो हमें कहा था कि उदय सिंह जी की आधी सेना वहां पे जंगल में गई है भीलों से मिलने। यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि पूरी सेना यहीं पे है। तो इनकी आधी सेना ही हमें दुगनी तो नहीं लग रही? यूसुफ जी, आपके बैरम खान जी के युद्ध कौशल पर हमें संदेह हो रहा है। आपके बैरम खान जी ने हमें मरवा डाला है। हुजूर, फिर भी उदय सिंह से दुगनी फौज है हमारे पास। अब आपके ही सिपाही जंग में निकम्मे साबित हो रहे हैं तो इसमें हुजूर बैरम खान साहब की क्या खता है? खता? ठीक से लड़ो वरना हमारा खो जाएगा अता पता। हमें होना पड़ेगा लापता, समझे? खता खता खता, ठीक से लड़ो। राणा जी, हम राव सूरतन को सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ उसके सैनिकों को संभालने के लिए हमारा सैन्य बल पर्याप्त है। नहीं रावत जी, राव सूरतन को उसके विश्वासघात और देशद्रोह के लिए हम स्वयं ही सजा देंगे। तो राणा जी, आप बुरी तरह से घायल हैं। हम हैं ना, हम जा रहे हैं। नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और अपनी तलवार से उसका सर काटेंगे। राव सुल्तान, और हैं हम। अगर बच सकता है तो बच आज। उदय सिंह जी के साथ युद्ध? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे यूसुफ जी, उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। उदय सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ भी कीजिए, उन्हें मार डालिए, अन्यथा 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 बैरम खान जी आपको नहीं छोड़ेंगे। उनके कंधे पे गहरा घाव हुआ है, उस घाव पर आप वार कीजिए और घाव दीजिए। इतना मारिए कि उदय सिंह जी में जान ही ना बचे। बस आप इतना कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जाइए, अरे जाइए जाइए, चलो। राव सुल्तान!
आधे तो आप मर चुके हैं और बाकी जो आदि बचे हैं उसे हम शेष करेंगे। नहीं, यूसुफ जी आपको शेष करेंगे। यूसुफ जी लड़िए। रुक रुक रुक। हुकुम, आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह भोर में ही बिजोलिया के लिए हम यात्रा आरंभ कर देंगे। यहाँ रुकेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूल रहे हैं कि हम मेवाड़ की रानियां हैं। हम अपने सेवक सेविकाओं को भी यहाँ ना ठहराएं। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। आप जाइए। जी हुकुम। धीर बाई जी, यदि आपको ये स्थान अपने लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है तो आप कुंवर जगमाल को हमारे पास छोड़कर इसी समय आपको जहां उपयुक्त स्थान मिले वहां जा सकती है। हमें सौगंध है एकलिंग जी की, आपसे कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। किंतु यदि हमारे साथ रहना है तो अपनी राजसी पहचान छोड़कर अनुशासन में रहना होगा। समझ गई आप? अब मान भी जाइए ना बहना, एक रात की तो बात है। और वैसे भी हमारे लोगों ने स्थान का चुनाव हमारी सुरक्षा को देख के ही किया होगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा हमें लेकर। हाँ, तो फिर यह तय हुआ कि हम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर युद्ध करेंगे और सभी छोटी टुकड़ियां कोई पेड़ों के ऊपर, कोई पत्थरों के पीछे, कोई झाड़ों के बीच में सावधानी से छिप जाएंगी। और जैसे ही बैरम खान की सेना निकट आते दिखाई दे, हम सब अपने अपने स्थानों से आक्रमण करने के लिए तत्पर रहेंगे। किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि मुगल फौज हमारे निकट आ रही है? हम एक काम कर सकते हैं, हम जंगल के मुहाने पे कुछ लोग को खड़ा कर देते या फिर एक विशेष टुकड़ी तैयार करके उनके गुप्तचरी पे लगा देते। अरे एक को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देते देखने के लिए, या फिर दो लोगों को पेड़ के ऊपर चढ़ा देते। शांत। हमें केवल इतना करना है, किसी एक को जंगल के मुहाने पर छिपा कर खड़ा करना है और उसे जैसे ही मुगल सेना आती हुई दिखे वो हम सभी को सचेत कर दे। अति उत्तम। किंतु सर्वप्रथम इस अभियान के लिए हमें अपना सेनापति नियुक्त करना होगा। एक ऐसा सेनापति जिसका नियंत्रण पूरी सेना पर हो। एक ऐसा सेनापति जो हमें इस युद्ध के लिए अंतिम आदेश देगा। युद्ध के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और यदि हम बैरम खान की सेना से युद्ध करना चाहते हैं तो हमारी सेना में पूरा अनुशासन होना चाहिए। कौन होगा हमारी सेना का प्रमुख? आचार्य जी, योग्यता के आधार पर इस पद पर आपको नियुक्त होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि आप कोई भी औपचारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इस पद पर कुंवर प्रताप को नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि योद्धा होने के साथ साथ ये नेतृत्व करना भी जानते हैं। नहीं राणा खेता जी, ये जंगल आपका है, ये लोग आपके, और सबसे बड़ी बात तो छापामार युद्ध। ये तो युद्ध की परंपरा है, ये पीढ़ियों से आपके रक्त में है। तो फिर इस सेना का प्रमुख आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश अंतिम आदेश हो। कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, अब आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। आचार्य जी, यदि आप चाहते हैं कि बैरम खान के विरुद्ध इस युद्ध में हम हमारे लोगों का और कुंवर प्रताप का नेतृत्व करें तो आपका आदेश सर आंखों पर। मैं ये पद स्वीकार करता हूं, पर छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व और बैरम खान की सेना पर दृष्टि रखने का उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप पर ही होगा। हम सहमत हैं। सहमत है। अब हमें यह तय करना होगा
कि बैरम खान की सेना पर दृष्टि कौन रखेगा। क्षमा कीजिए गुरु। एक क्षण। हमें लगता है कि हमने अभी अभी किसी की चीख सुनी है। नहीं कुंवर प्रताप, आपने किसी जंगली पशु का स्वर सुना होगा। इस जंगल में बहुत पशु हैं। किंतु राणा खेता जी, हमें नहीं लगता है किसी जंगली पशु का स्वर है। कुंवर प्रताप, जो कार्य आपके सम्मुख है उस पे एकाग्रचित कीजिए। जो आज्ञा गुरु। आचार्य जी, सेना को दूर से आते देखकर सचेत करने के लिए मेरे पास बहुत ही योग्य और अनुभवी एक लड़का है। नत्था, तुम दूर जंगल के मुहाने पर जाकर खड़े हो जाओ। नत्था, ये नत्था कहां चला गया? अभी तो यही खड़ा था सरदार। शांत, सभी लोग शांत हो जाइए। एक क्षण। ये तो नत्था का स्वर है। नत्था! जब हम वहां संभावित युद्ध की योजनाएं बना रहे थे तो तुम यहां क्या कर रहे थे नत्था? आप चुपचाप भागने का प्रयास कर रहे थे, नहीं? हम जानते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे चलने फिरने गिरने सबका स्वर सुन रहे थे। ये क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? सरदार, इनका साथ देने के लिए क्या हमने इसीलिए स्वीकार किया था ताकि हम ही पे उंगली उठाएं? व्यर्थ बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बताओ क्या कर रहे थे? मैं वो अपनी लुगाई के लिए सरदार, सच कहता हूँ सरदार, किसी की भी सौगात खिला दीजिए। क्या कर रहा था अपनी लुगाई के लिए? बोल। वो खरगोश अपनी लुगाई के लिए उस खरगोश के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था सरदार। सच कह रहा हूँ सरदार। झूठ कह रहे हैं ये। कुंवर प्रताप, कितनी लज्जा की बात है नत्था। हम वहां तुम पर भरोसा करके बैरम खान की सेना पर निगरानी करने जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपने जा रहे थे, और तुम यहाँ अपनी बीवी के लिए खरगोश पकड़ते घूम रहे हो। निगरानी बैरम खान की फौज पर? सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार, क्षमा कर दो। इस निगरानी का काम अब मुझे ही दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको अपमानित नहीं होने दूंगा सरदार। ये काम आप मुझे करने दो। एक अवसर दो सरदार, आपको अपमानित नहीं होने दूंगा। नहीं राणा खेता जी, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते
जो ये कह रहे हैं ये सच है या झूठ? और प्रताप, अब एक क्षण यहाँ आइए। अब अपने वय के अनुरूप कई बार बाल प्रवृत्ति वाले कार्य कर जाते हैं। ऐसे मैत्री संबंध नहीं निभाए जाते कोर प्रताप। आपने उनके सबसे विश्वस्त व्यक्ति पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोप लगाया, उंगली उठाई। दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। जो आज्ञा गुरुवर। किंतु गुरुवर, क्या हम राणा खेता जी से इनके साथ चक्रपाणी और विनीदास को भी रखने की अनुमति ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद गुरुवर। एक ही रात की बात है कुकुया जी, काम चला लेगी ना? हमारा कक्ष कहाँ है? हम थक चुके हैं। हमारा कक्ष? कहीं की महारानी हो क्या? इसी कक्ष में तुम तीनों को रहना है, समझे? क्या यहाँ पर एक ही शैया है? तो इस स्थान का मालिक कौन है? जाके उन्हें बुलाइए, हम सीधे उनसे बात करेंगे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके सेवक सेविकाएं कितने असभ्य हैं। धीरबाई जी, थोड़ा संयम रखिए। एक बात अच्छी तरह से जान, इस स्थान की मालकिन हम ही हैं। रही सभ्यता और असभ्यता, तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। उदय सिंह जी, कैसी कड़क जान है आपकी, निकलती नहीं। ये हम देखते देखते थक गए, अब लड़ते लड़ते थकते नहीं है। साले खान, राजपुताना जिस पर फतेह हासिल करने का ख्वाब जलाल को सबसे ज्यादा अजीज है, जब हमारी फौज उस पर फतेह हासिल कर लेगी तो जानते हो उसका असर क्या होगा? जलाल हमें दिल्ली में वो रुतबा अता करेंगे कि फिर कभी कोई बैरम खान से किसी तरह का कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर। सिपाही और रफ्तार बढ़ाओ अपनी। रात होने से पहले पहले पार करना है हमें ये जंगल। चलो। हड़का भाई, इनकी असभ्यता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वो हम तीनों में सबसे छोटी है ना, इसलिए भावनाओं में बहकर कभी कभी उनके मुंह से ऐसे शब्द बाहर निकलते हैं जो वो कहना नहीं चाहते। क्षमा कर दीजिए। आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन ये शैया इसे नहीं मिल सकती। समझने की बात तो यह है कि हम इस बच्चे की माँ हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा नीचे चटाई पर सोए, ये हम कैसे देख सकते हैं? पर हम क्या करें? हमें अपने बच्चे के आराम के आगे कुछ दिखता नहीं है। ये बच्चा इनके साथ सो सकता है। क्यों सोएगा? बच्चा हमारा है तो हमारे साथ सोएगा ना। लेकिन हमें तो लगता है कि ये बच्चा इनके साथ बड़े आराम से सो सकता है। कुकुया जी, कुंवर जगमाल को भूख लगी है, इन्हें दूध पिलाने ले जाइए। मीना, मूर्ख मत बनिए। रात बिताने के लिए हमारे पास और कोई स्थान नहीं है। धीरबाई जी, अब यहाँ शांति बनाए रखने में हम आपकी सहायता चाहते हैं।
आशा करते हैं आप सहयोग करेंगे। और वैसे भी हम अब पूजा करने जा रहे हैं, आप हमारे शैया पर सो सकती हैं। नहीं जीजा, हम ऐसा संकट मोल नहीं ले सकते हैं। और क्या पता वे वापस आ गई हमें देखने के लिए तो एक रात की बात है, हम चटाई पे ही सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। राणा जी! उत्तम राणा जी, अति उत्तम। हम पिछले 20 वर्षों से आपके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, किंतु आज भी आप अपने अद्भुत युद्ध कौशल से हमें विस्मृत कर देते हैं। सुल्तान! आपको बुला रहे हैं। कायर! आज सामना कर हमारा! आप दोनों खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? चलिए किसी सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाइए, शीघ्र कीजिए। चलिए चलिए। हुकुम। हाँ, क्या हम युद्ध में छोड़कर भाग रहे हैं? आपको आपत्ति है? इतनी इच्छा है वीरता दिखाने की तो विरोधी सेना में जाके जुड़ जाइए। राजा से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर्तव्य है? क्या आदेश दिया था हमने आपको कि सर्वप्रथम आप हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे? हमें बचाइए। हम आप दोनों को उदय सिंह जी के साथ भिड़ने का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अवसर है। यदि लड़ते लड़ते आपके प्राण चले जाए तो क्या समझेंगे आप? समझिएगा कि आपको वीर गति प्राप्त हुई है। वीर गति बहुत बड़ी बात होती है। आप जाके लड़िए, तब तक हमें पलायन होने का अवसर मिलेगा। जी बावड़ हो गए। चलिए चलिए, लड़िए लड़िए, जाइए जाइए। अब आइए, अब आइए। बस हमारे पास कुल इतने शस्त्र है गुरुवर। आचार्य जी, हमारे हर वीर भील के लिए एक एक शस्त्र तो हो ही जाएगा, परंतु 40,000 मुगल सैनिकों से युद्ध लड़ने के लिए ये शस्त्र कम पड़ेंगे। यदि हमें ये युद्ध जीतना है, तुम्हारे हर भील के पास कम से कम 3-3, 4-4 शस्त्र तो होने ही चाहिए आचार्य जी। तो हमें तुरंत आवश्यकता अनुसार शस्त्र बनाने चाहिए। राणा खेता जी, आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा शस्त्र बनाने में? कम से कम 3-4 पहर तो लग ही जाएंगे। सिपाहियों, कुछ ही घंटों में हमें उस जंगल तक पहुंचना है, जल्दी करो। हम समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? बिना किसी विलंब के शस्त्र बनाने का कार्य आरंभ किया जाए। जाइए और आवश्यकता अनुसार कच्चा माल एकत्रित कीजिए। चले हमारे अशोक के पास चलिए। जाइए इधर आइए। ये लीजिए, अब जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं पर रुकिए, आप हमारे तारे ना आ रहे हैं।
हमें फौज को फौरन पीछे हटने का हुक्म देना चाहिए ताकि पीछे हट के दोबारा नए सिरे से जब मौका मिले तो हमला कर सके। इस वक्त तो दुश्मन हम पर भारी पड़ता जा रहा है, पीछे हटना ही मुनासिब दिख रहा है। परंतु यूसुफ जी, उदय सिंह बहुत घायल हो चुका है, अब बहुत देर जिंदा नहीं बचेगा। सूतन सिंह के लिए अब कोई खतरा नहीं है। काले बालों वाला शेर आ गया। बात कर रहा है, युद्ध कर हमसे। नहीं करना है। ये ले तलवार और युद्ध कर हमसे। आप थोड़ा सरक सकते हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है आगे। आप थोड़ा हटिए ना। बहरे हो क्या? हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप हटिए यहाँ से। मेरे नायक बनने की चेष्टा मत करो। प्रताप के मित्र हो तो क्या मेरे सर पे चढ़ोगे? क्या तुम लोग व्यर्थ लड़ रहे हो या हम कितने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं ये तो सोचो। हे क्लिंजी, ये मुगल फौज तो निकट आ रही है, हमें तुरंत ही उन्हें सतर्क करना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों जाकर उन्हें सूचित करो। जाओ। तुम भी चलो ना हमारे साथ, ये आप करने के लिए कोई काम नहीं बचा। हाँ शीघ्र चलो। ठीक है चलो। जीजा को संन्यास ले लेना चाहिए। 8 पहर पूजा पाठ, यदि इतनी पूजा पाठ करती है तो मेवाड़ पे ये विपत्तियां क्यों? बहना, जीजा मात्र अपने लिए नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करती हैं। और हमें पता है अब भी जीजा राणा जी के लिए ही प्रार्थना कर रही हैं। अच्छा, अभी तक तो राणा जी के कोई समाचार नहीं आए कि? बहना, हमें लगता है जीजा को सदैव आत्म प्रेरणा मिल जाती है। इनका मन बहुत स्वच्छ है। तभी देखिए ना, जब भी राणा जी पे कोई संकट आता है जीजा को पहले से ही आभास हो जाता है। युद्ध भूमि पे भले ही राणा जी शौर्य दिखाते हैं, किंतु प्रार्थनाएं जीजा की काम आती हैं। ये जो मोर मुकुट वाले भगवान जी हैं ना जीजा के, जीजा सदैव इनसे राणा जी की रक्षा और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। और देखे ना, भगवान को इनकी सुननी पड़ती है। इसलिए हम दोनों से अधिक जीजा राणा जी के निकट है। ये सारा मेवाड़ जानता है कि राणा जी के हृदय पर हम शासन करते हैं। ये हर कोई जानता है कि राणा जी की सबसे प्रिय रानी हम हैं। तो हम ना कहाँ कह रहे हैं बहना? हम तो मात्र ये कह रहे हैं कि जीजा का अंतःकरण इतना शुद्ध और पवित्र है कि उनकी मन और आत्मा राणा जी के सदैव निकट रहती है। जीजा और राणा जी एक दूसरे के लिए बने। आप चाहे माने या ना माने, कुंवर प्रताप इसका जीता जागता उदाहरण है। हम सबके सामने हैं।
पुलिस सैनिक बताइए, अरे क्या लेटे हुए हो? सब शव बने पड़े हो। अरे छुपा बजाए, उठो, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। सुल्तान! भट्टी पूर्ण रूप से तपनी चाहिए और नौकीला, और अधिक नौकीला। धार ऐसी हो कि शत्रु को बस छूने भर की आवश्यकता हो। इसे और घसिए आप। अब ये साधारण तीर से ये संसार का सबसे संहारक शस्त्र बन चुका है। मात्र इस विष में एक क्षण डुबाने से? कुंवर प्रताप, ये साधारण विष नहीं है। हम भील विषाक्त कलिंदी नागों से विष एकत्रित करके इसे विशेष विधि द्वारा धूप में आग में तपाकर गाढ़ा करते हैं, जिससे इतना संहारक विष बन जाता है कि मात्र छू लेने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। सरदार! सरदार! क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? विष की एक बूंद मेरे इस पैर पर गिर गई। लेकर आओ इसे मेरे पीछे, पकड़ो। क्षमा करना करजा, तुम्हारा पांव काटना ही पड़ेगा। रुकिए राणा खेताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर इसका पांव नहीं काटूंगा तो विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और ये तड़प तड़प कर मरेगा। गुरुवर! 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 गुरुवर, मुगल सेना जंगल के निकट आ चुकी है। हाँ बाजीराज, वे किसी भी समय यह जंगल में घुस सकते हैं। इसका अर्थ बैरम खान की योजना है रात्रि से पूर्व इस जंगल को पार करने की। लेकिन अभी तो हम लोग युद्ध के लिए तैयार भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जितने शस्त्र हैं हम उन्हीं से लड़ेंगे उनसे। कुंवर प्रताप, आप अपने दल के साथ अपना मोर्चा संभालेंगे। नथा, तुम कुंवर प्रताप के साथ रहोगे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक बैरम खान जंगल के बीचों बीच नहीं आ जाएगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा। और जब बैरम खान अपनी सेना के साथ जंगल के बीचों बीच पहुंच जाएगा और हमारे जाल में पूरी तरह फंस जाएगा, तब हम सब मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे।